राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मेरा चैनल मुरारी मिश्रा के नाम से भी आप YouTube में जाएंगे और टाइप करेंगे तो मुरारी मिश्रा के नाम से भी आएगा, और सत्य साक्षात्कार लिखेंगे तो भी आपको मेरा YouTube चैनल आपको मिल जाएगा। आप सबसे निवेदन कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो मेरा आकलन और विश्लेषण निरंतर जारी है, अथक प्रयासों से, मेहनत से, उसको आप अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप ज़रूर लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहेंगे। ये आप सबसे मेरी विनती है। आज हम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि धरती का स्वर्ग कहने वाले जम्मू एंड कश्मीर राज्य का और लद्दाख टेरिटरी का आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जवाहरलाल नेहरू जी के अदूरदर्शिता के कारण, स्पष्ट नीति न होने के कारण आज़ादी के बाद से लगातार दंश झेल रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ? आतंकवाद पनपा, अलगाववाद पनपा, और धारा 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगा कि हम भारत के साथ नहीं हैं, हम भारत के नागरिक नहीं हैं। चूंकि हमको कानून ने ही एक स्वायत्त देश के रूप में या स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दी है, क्योंकि धारा 370 और 35A भारत देश का कोई भी कानून उस राज्य में लागू नहीं होता था। रक्षा को छोड़ दीजिए तो लोगों के मन में हम भारत से अलग हैं, भारत यहाँ क्यों इंटर, भारत सरकार जब सेना भेजती थी तो भारत सरकार क्यों सेना भेज रही है, ये तो हमारी भूमि है, ये हमारा राज्य है। और घाटी जो है जम्मू कश्मीर 3 हिस्सों में बटा हुआ, जम्मू रीजन, घाटी रीजन और लद्दाख रीजन। धारा 370 35A ये बिल्कुल गलत तरीके से थोपा गया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई, और पर्यावरण बर्बादी की ओर, पर्यटन लगभग खत्म, क्योंकि जहाँ आतंकवाद है वहाँ पर्यटन कहाँ से आएगा, और जहाँ आतंकवाद है वहाँ शांति नहीं आएगी, और जहाँ शांति नहीं आएगी वहाँ उद्योग कैसे लगेंगे। इस तरह से छोटे छोटे कम पैसों में वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हथियार उठाने लग गए, आतंकवाद की ओर चल दिए, हिंदुओं के प्रति उनके में नफरत डाला जाने लगा, और पाकिस्तान की कुदृष्टि, बुरी नज़र आज़ादी के बाद से ही कश्मीर के ऊपर थी, जबकि स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का फैसला है। और राजा हरि सिंह जी, जो कर्ण सिंह जी के पिता थे, वो भी भारत के साथ ट्रीटी साइन करते हैं कि हम भारत का अंग हैं। और यहाँ तक हरि सिंह जी के ऊपर शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी, और जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इतना दबाव डाला कि उनको प्रधानमंत्री स्वीकार करना पड़ा। और धारा 370 के कारण धारा 356 वहाँ लागू नहीं हुई। इसके कारण वहाँ अलग झंडा और अलग निशान वहाँ पे शासन ने लगाना शुरू किया, और इसके कारण अलगाववाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और 5 अगस्त 2019 में धारा 370 और 35 खत्म होता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू और घाटी में राष्ट्रपति शासन लगता है, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है। अब क्या स्थिति है? पहले इनमें 6 सीट थी, अब 1 सीट लद्दाख यूनियन टेरिटरी में चढ़ दी, और 5 सीट, जिसमें घाटी की 3 सीट बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर, और जम्मू की 2 सीट उधमपुर और जम्मू, ये 5 सीट, और लद्दाख की 1 सीट। 2014 के पहले क्या था? बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी, ना 4 में, ना 14 में, ना 9 में। या तो वहाँ पे कांग्रेस 2 सीट, या पीडीपी 2 सीट, या नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीट, और लद्दाख में निर्दलीय चुनाव जीता करते थे। 2014 से बीजेपी का खाता खुलता है, और लद्दाख, जम्मू और उधमपुर तीनों में बीजेपी के सांसद 2014 में जीते और 2019 में भी जीते। आज क्या स्थिति है? क्या धारा 370 से हटने के बाद क्या राज्य को फायदा हुआ? क्या गरीबों को फायदा हुआ? क्या कश्मीर को फायदा हुआ? देखिए, एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको मैं,
इतना बड़ा दुर्भाग्य था धारा 356 और 35 से कि वहां पे जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, उनको नागरिकता नहीं मिली थी। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और वो चाहे कितने पढ़े लिखे हों, वो काम करेंगे तो स्वीपर का ही काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, कहाँ हैं वो दलित के नेता? कहाँ हैं वो दलितों का आवाज उठाने वाले लोग? देश के आजाद होने के बाद धारा 370 2019 में खत्म होने के पहले आपने धारा 370 को हटाने की बात क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं कहा कि वहां दलित समाज, जिसको स्वीपर बना के रखा गया, जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया, जिनको जम्मू कश्मीर का नागरिकता नहीं दी गई, इतना अत्याचार और अन्याय वाल्मीकि समाज के साथ हुआ, आपका गुर्जर समाज के साथ हुआ, बहुत सारे इशू हैं। क्या स्थिति है? क्या 2019 में धारा 370 और 35 से हटने के बाद क्या वहां खुशहाली आई है? बिल्कुल आई है। 1200 करोड़ रुपया के वहां पे प्रस्ताव हैं उद्योग लगने के। इवन गल्फ कंट्री से वहां पे उद्योग लगने वाले हैं। लोगों के पास गैस कनेक्शन पहुंच रहा है। और ये माना जाता है कि जो पैसा केंद्र से जाता था वो धारा 370 और 35 के कारण गरीबों तक नहीं पहुंचता था, भुखमरी थी। हमने खुद, मैं जब आतंकवाद चरम में था 2003, 4, 5 में मैं जम्मू कश्मीर में गया हूं, लोग दाने दाने को मोहताज थे। ये स्थिति पैदा कर दिए थे अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और अन्य लोगों ने। आज क्या स्थिति है? आज वहां पे उद्योग खुल रहे हैं, वहां पे एम्स खुल रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं, वहां गांव में अस्पताल खुल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 के हटने के पहले वहां पे आतंकवादी कुछ निर्माण कार्य होने नहीं देते थे और राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेती थी, सिर्फ सेना लड़ती थी। लेकिन जो लोकल इनपुट था, लोकल सूचना का केंद्र बिंदु था, लोकल लोग जो बदमाशी करते थे, उनको पकड़ने में वहां की राज्य पुलिस मदद नहीं करती थी, क्योंकि वो आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी। और आतंकवादी क्या करते थे? हिंदुओं को टारगेट करना, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमान की सुंदर बहू बेटियों को इज्जत पे हाथ खेलना, बंदूक के दम पे बेटियों को उठा के जंगल में ले जा लेना, रेप करना, अत्याचार करना, इतना शोषण करना। आप जाके खुलेआम यूट्यूब में देख लीजिए, समाचार पढ़ लीजिए। आज मेरा जम्मू कश्मीर वापस से, जो शंकराचार्य जी की पवित्र भूमि है, आपका ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि है, ऐसा मेरा कश्मीर आज खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। चाहे गुजरवाल लोग हों, चाहे आपके गुर्जर लोग हों, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे बौद्ध समाज हो। हाँ, लद्दाख को लेकर जो 3 इडियट में जो जिनके नाम से रोल प्ले किया वांगचुक, वो धरने में जरूर बैठे हैं। उनकी मांग है कि इसको राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये रणनीति का हिस्सा है, क्योंककि लद्दाख की सीमा कश्मीर से लगी हुई होती है और अभी भी हमारा चीन के साथ लगातार लड़ाई जारी है। क्योंकि आपको मालूम है 1962 में चीन ने हमारे हजारों किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया। कांग्रेस की सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई। और उसके पहले 1959 के आसपास आपका तिब्बत हमारे हाथ से चला गया, जो लद्दाख का हिस्सा था, जो डॉक्टर हरि सिंह जी के राज परिवार का हिस्सा था तिब्बत। और तिब्बत के लोग, यहाँ तक अमेरिका ये बोलता रहा कि चीन आपसे बहुत कमज़ोर है। तिब्बत के लोग भारत में मिलना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी तिब्बत को हमसे मिलाना नहीं चाहते थे। वो चीन के परोकार थे, वो चीन को मजबूत करना चाहते थे। एक समय था कि सुरक्षा परिषद में अमेरिका हमारा मदद करना चाहता था। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी बिल्कुल भारत को सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय सदस्य बनाना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया और नेहरू जी ने चीन को बनाया। उसका दंश हम आज तक झेल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरा आकलन विश्लेषण ये बोलता है कि अनंतनाग सीट पे गुलाम नबी आजाद निर्दलीय लड़ रहे हैं महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। आप याद रखिएगा मेरी बात को कि घाटी में शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी, जहां पे उसका वोटिंग 2000, 2500, 1000, 1500 वोट मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर बनकर उभरेगी। और ये चुनाव अगर मैं नहीं बोल सकता तो अगला चुनाव घाटी की भी लगभग 2-3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज क्या स्थिति है? 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हो सकता है कि गुलाम नबी आजाद जी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारधारा से मिले हुए हैं और जरूर धारा 370 के मामले में मुखर हैं, लेकिन कई मामलों में वो मोदी जी के प्रशंसक रहे हैं। मैं आपको आकलन बता रहा हूं कि लद्दाख की 1 सीट बीजेपी जीतेगी
और जम्मू की एक सीट बीजेपी जीतेगी, उधमपुर की एक सीट जीतेगी, और घाटी की एक सीट में ट्रायंगल फाइट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं। यहाँ महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुलाम नबी आज़ाद के बीच में ट्रायंगल फाइट होगा। मेरे लगता है कि बीजेपी अगर प्रत्याशी नहीं उतारी या उतारेगी तो अंदर खाने और गुलाम नबी आज़ाद को सपोर्ट करेगी। मैं 6 सीट में मैं आपको अंतिम आकलन और अंतिम रिजल्ट देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 3+-1 ये सीट जीत के आएगी। हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद भी एक सीट जीत के आ जाएं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की ताकत जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ेगी। जो गलत तरीके से धारा 370 1949 में जोड़ा गया और 1954 में धारा 35 से जोड़ा गया, जो कश्मीर को भारत से अलग करता था, वहाँ के लोगों में अलगाववाद पैदा करता था, आतंकवाद को जन्म दिया। आज वहाँ देखो स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी खत्म, आतंकवादियों की घटना 80% खत्म, लोकल लोग आतंकवादी बनना बंद कर दिए, लोगों के घर पे विकास पहुंच रहा है, घर घर पानी पहुंच रहा है, आपका अस्पताल खुल रहे, स्कूल खुल रहे, सैकड़ों की संख्या में शांति आ गई। और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं, शांति से बड़ा चैन नहीं। आतंकवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। एम्स जैसे अस्पताल वहाँ खुल रहे हैं, IIM जैसे इंस्टीट्यूट वहाँ पे खुल रहे हैं। घाटी मेरा अब लगातार शांति की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूं, धारा 370 के हटने का, 35 का हटने का, जिसका भीमराव अम्बेडकर जी भी विरोध करते थे। लेकिन कांग्रेस और नेहरू जी की नीतियों के कारण आज वो स्थितियां देखनी पड़ी, क्योंकि वो खुलेआम फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के सपोर्टर थे। कारण उसके बहुत कुछ है, भविष्य में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर का आकलन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। मैं वाल्मीकि समाज और दलित समाज के लोग जो वहाँ पे नागरिकता हासिल किए, जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों को कश्मीर घाटी में जो भगाया गया, कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को, उनको वापस जो उनको जगह मिल रहा है, उनको बसाने की तैयारी मिल रही है। कृष्ण कुमार करके एक जो पंडित हैं, जो अनंतनाग के उत्तराकाशी गाँव के रहने वाले हैं, उनका कहना यह है कि हमको फिर से बसाया जाए। आज हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। हालांकि आतंकवादी आज भी डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि एक दिन वापस मेरा जम्मू कश्मीर स्वर्ग बनेगा और हम निश्चित रूप से अपने इस राज्य को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, अपने भाई बहनों को बढ़ाएंगे। और घाटी के भी मुसलमान इस बात को समझ गए, जो 300-400 साल पहले हिंदू थे, वो भी इस बात को समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है, ज़्यादातर लोग 370 और 35 का हटने का स्वागत करते हैं। आप भी कमेंट्स करके बताइए कि मेरा आकलन विश्लेषण कैसा लगा। आप मेरे चैनल सच से साक्षात्कार मुरारी मिश्रा को लगातार आप सब्सक्राइब करिए। जम्मू कश्मीर में आपके जो भी रिश्तेदार, नातेदार या आपके परिचित होंगे, उनको इसको शेयर और व्हाट्सएप के माध्यम से फॉरवर्ड जरूर करिएगा। जय माँ भारती, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय शंकराचार्य भगवान।